हेलो 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 6.5 hours later. हेलो 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 हेलो। वेलकम टू अपने ऑडिट के रिवीजन लेक्चर्स। तो आपके ये ऑडिट के वी आर कवरिंग फ्रॉम ऑडिट इन 100 पेजेस के जो समरी नोट्स है। तो हमने जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें हमने ऑडिट का एक इंट्रोडक्शन दे दिया था, ट्रेंड एनालिसिस देख लिया था, आपको कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है वो सब देख लिया था। फिर हमने SQC 1 कर चुके हैं। आज अपन कर रहे हैं SA 200। तो SA 200 किसके बारे में बात करता है? SA 200 टॉक्स अबाउट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे। तो यूजुअली जब भी आपको नहीं समझ आ रहा है एग्जाम में कि कौन सा ऐसे अप्लाई हो रहा है, यूजुअली मैं आपको बता दूं SA 200 रहेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बिकॉज ये बहुत ही जनरल ऐसे है, इसका बहुत क्लियर पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे कि इसके वजह से SA 200 आ रहा है। तो हाउ डू दे स्टार्ट विद व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट। तो देखो, ऑडिट करते हुए ऑडिटर को दिमाग में क्या क्या रखना है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड, उसको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपका सबसे पहला है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है कि भाई उसका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करे, हर चीज़ पूछे कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको अपना दिमाग लगाए। एक एक बच्चा जो होता है वो दिन में करीब 300 to 500 क्वेश्चंस पूछता है, बिकॉज उसको हर चीज़ जाननी होती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि आपका एक ऑडिटर भी ऐसे स्केप्टिसिज्म उसके मन में रही, शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। तो एटीट्यूड दैट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू सर्कमस्टेंसेज विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मिसस्टेटमेंट है ड्यू टू एरर या तो फ्रॉड। आपका एरर क्या होता है? आपका एरर अनइंटेंशनल मिस्टेक होती है, वाइल फ्रॉड इज एन इंटेंशनल मिस्टेक। एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। आपको जो ऑडिट एविडेंस मिला उसको ध्यान से देखो, उसको बस लेने के लिए ऑडिट एविडेंस बस बुक्स में डालने के लिए मत डालो, उसको प्रॉपर समझो तो वो है क्या। एंड ही शुड बी अलर्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। आपको जो सपोज दो ऑडिट एविडेंस मिले एंड दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, या कुछ दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक चीज़ एक बोल रही, दूसरी चीज़ दूसरी बोल रही, तो नो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस। आपका सेकंड क्या? रिलायबिलिटी ऑन डॉक्यूमेंट्स। आपको जो भी ऑडिट एविडेंस मिला या आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले, हाउ रिलायबल आर दे, आपको वो चेक करना पड़ेगा। एंड थर्ड है कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड्स। आपको कुछ कुछ आपको ऐसे गट फीलिंग होनी चाहिए, आपको कंडीशन दिखनी चाहिए कि यार ये तो फ्रॉड हो सकता है एनीवेयर जहाँ पे मनी इज इन्वॉल्व एंड कंट्रोल्स बहुत वीक है, या एक ही पर्सन हैज अ लॉट ऑफ पावर्स। तो ये सब में हो सकता है कि इधर फ्रॉड का पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट टॉक्स अबाउट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सॉरी प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तो हमने पहले पॉइंट में कर दिया, ये मैं अपने एडिटर से कटवा दूंगा। नहीं। चलो, अपना सेकंड क्या? प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ KTE। KTE आपका क्या होता है? इज योर नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो आप ऑडिटर को अपना नॉलेज, अपना ट्रेनिंग, अपना एक्सपीरियंस, उसको उसने जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स अचीव किया है विद कंटेक्स्ट ऑफ AS एंड SA। AS आपके है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, SA है आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस विद रेफरेंस टू कोर्स ऑफ एक्शन। तो उसको अपना एक्सपीरियंस और ये सब यूज़ करना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि अब आगे क्या करना है, एक्शन क्या करना है। नाउ वेयर वेयर इज दिस रिक्वायर्ड? प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ लगता है? आपका RMM, दैट इज योर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपका FRF इज योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये सारे जो हमने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए, अब्रीविएशन, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या आगे से मैं नोट्स नोट्स में एक पेज में अपने सारे शॉर्ट फॉर्म जो भी यूज़ किया वो सब डाल देंगे। फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या है? कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन SAAE, दैट इज योर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एंड लास्ट इज योर मटीरियलिटी। तो आपको कहाँ कहाँ लगता है? सो वेयर एल्स इज प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड? तो प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड सबसे पहले आपका RMM। चार पॉइंट है, तो सबसे पहला इज योर RMM, दैट इज रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। फिर सेकंड है आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर थर्ड है आपका कंक्लूजन बेस्ड ऑन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको जो ऑडिट एविडेंस मिला उस पर जो कंक्लूजन है वो आपको उधर प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना पड़ेगा। एंड लास्ट है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियलिटी। आप जो मटीरियलिटी डिसाइड करते हो कि मटीरियलिटी कितनी है, उधर यू विल बी नीडिंग प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अब याद करो हम हेडिंग क्या कर रहे हैं, दैट इज एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर। तो थर्ड पॉइंट है आपका ही हैज टू कंसिडर SAAE।
तो अब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, देखो पूरे ऑडिट में ये दनादन वर्ड यूज़ किए उन्होंने, बट लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता है। सफिशिएंट क्या बोलता है? सफिशिएंट बात करता है आपकी क्वांटम के बारे में, आपकी क्वांटिटी के बारे में, कि भाई आपके पास कितना एविडेंस है, आपके पास क्वांटिटी कितना है, आपके पास हाउ मच एविडेंस डू यू हैव टू सपोर्ट। एंड अप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी, मतलब इज इट रेलिवेंट, आपके पास जो एविडेंस है दैट शुड बी रेलिवेंट फॉर द कंक्लूजन दैट यू आर ड्राइंग। तो सबसे पहले तो आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए, दैट इज, बस अगर किसी ने बोल दिया दैट इज नॉट सफिशिएंट, यू विल नीड डॉक्यूमेंट्स, यू विल नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव और टू हैव एन ओपिनियन। तो उसके लिए यू नीड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, एंड सफिशिएंट के साथ इट शुड बी अप्रोप्रिएट ऑल्सो, दैट इज उसकी जो क्वालिटी है या इट शुड बी रेलिवेंट टू योर कंक्लूजन। फिर क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क मीन्स रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड, विच मीन्स कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली तो मिसस्टेटेड है, बट ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट मान लो इशू कर दी। तो दिस इज ऑडिट रिस्क, कि देखो झोल होने के बाद भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, उसके बाद भी ऑडिटर ने इसको क्लीन रिपोर्ट दे दी, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दैट इज एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। इसको अपन ऑडिट रिस्क बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर से वो चीज़ पकड़ी नहीं जाए। फिर आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑडिटर को ध्यान रखना है कि वो अपनी जो भी ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, इट इज एज पर योर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। So he has to comply with all standards of auditing. Specify the said compliance in audit report. उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि बॉस मैंने ये सारे स्टैंडर्ड्स के साथ मैंने कंप्लाई किया है। एंड फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसे रेलिवेंट नहीं है, मेरे कोई सपोज जॉइंट ऑडिटर जो अपनी 299 का ऐसे है, सपोज जॉइंट ऑडिट है ही नहीं, इट इज जस्ट अ सिंगल ऑडिट, तो वो उसको आपको ज़रूरत नहीं है। तो इफ एंटायर ऐसे इज नॉट रेलिवेंट, कंप्लाई ओनली विद रेलिवेंट ऐसे। अगर कोई ऐसे का पार्ट आपको एप्लीकेबल है बस, तो आप बस उतने पार्ट से कंप्लाई कर लो। थर्ड क्या बोलता है? इन केस ऑफ फेलियर टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन और विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट। देखो अगर आपने कोई एरिया चूज किया था कि मैं इतना ये ऑडिट करने वाला हूँ, या मैं 60% ऑफ माई ट्रांजेक्शन ऑडिट करने वाला हूँ, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। नाउ फॉर सम रीज़न, या तो आपके पास एविडेंस पूरा नहीं आया, या आपके पास गलत एविडेंस आया, या मैनेजमेंट ने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इफ़ फॉर एनी ऑफ द रीजंस आपका ऑब्जेक्टिव जो था ऑडिट करने का, वो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मीट दैट, तो फिर यू कैन इशू अ मॉडिफाइड ओपिनियन, या तो ऑडिट से विड्रॉ कर लो। आप बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे क्या होता था? जिसका बैट था वो अगर आउट हो गया तो वो घर चले गए, इफ इज़ नॉट हैप्पी। तो अगर आप खुश नहीं हो, आप अपना ऑडिट बंद करके चले जाओ कि भाई नहीं होगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स किसके बारे में? आपका इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपके एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या 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 आते हैं? तो सबसे पहले जो इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब आप अच्छा आदमी होने चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब आपका दिमाग साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, कोई आपको अंदर से झोल नहीं करना। यू शुड हैव हाई मॉरल्स। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? कि भाई आपने जो सोचा है वो आपको अचीव करना पड़ेगा। वॉट यू आर ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू स्टिक टू दैट। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी बोलता है कि आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है ड्यूरिंग द ऑडिट, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, या दिस इज सपोज टू बी कॉन्फिडेंशियल, यू हैव टू मेंटेन एंड कॉन्फिडेंस। आपको उसको सीक्रेट ही रखनी है, आप किसी को बता नहीं सकते, आप किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, बिकॉज सामने वाले क्लाइंट ने आपको ट्रस्ट करके डॉक्यूमेंट्स दिए। तो ऑडिटर हैज़ टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर क्या है? डी पॉइंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या बोलते हैं? कि आपकी यू शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ऑडिट। देखो ऑडिट हर कोई नहीं परफॉर्म कर सकते। ही शुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट लॉज एंड रेगुलेशन, या कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, किसको क्या लिमिट्स होनी चाहिए, क्या क्या कंप्लाई करना चाहिए। तो यू शुड बी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट। आपको यू शुड बी एलिजिबल टू डू दिस, आपको ड्यू केयर लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी इशू होना चाहिए आपको ध्यान से उसको चेक करना चाहिए। एंड लास्ट है आपको प्रोफेशनल बिहेवियर, दैट इज ऑडिटर को आपको प्रोफेशनली बिहेव तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या? देखो बहुत ही अपने सारे जो ऐसे थे एक एक पेज में, मैक्सिमम एक कोई ऐसे है जो 2 पेज में गया है, वरना सारे ऐसे अपन एक एक पेज में कवर कर लेंगे। अब जल्दी से इसको वीडियो स्पीड में देखो और ख़त्म करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व करो उतना बेटर है। नेक्स्ट क्या? अदर एक्सप्लेनेशन को क्या क्या देने पड़ेंगे? तो उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्कोप ऑफ ऑडिट कितना है, दैट इज
वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसको ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है कि नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट अश्योर फ्यूचर वायबिलिटी, मतलब अगर सपोज ऑडिटर ने आज सपोज क्लीन रिपोर्ट दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंपनी अगले महीने बंद हो गई तो इसमें ऑडिटर का कुछ वो है कि भाई आपने तो रिपोर्ट साफ दी थी, कंपनी बंद कैसे हो गई। इट डज नॉट इंश्योर फ्यूचर वायबिलिटी, इट अश्योर्स कि भाई इसमें ऑडिटर को कोई झोल नहीं मिला, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं मिला। फिर क्या, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये 3 वर्ड तो आपने कॉस्टिंग में भी बहुत पढ़े होंगे और आपको ऑडिट में भी आगे आएंगे, पीएसयू ऑडिट में। तो ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या बोलते हैं कि भाई इकोनॉमी का मीनिंग है आपकी, आपको जो खर्चा करना था या आपको जो चीज़ अचीव करनी थी वो आपने मिनिमम खर्चे में किया है कि नहीं, वेदर इट इज़ एन इकोनॉमिक डिसीजन और नॉट। एफिशिएंसी किस चीज़ के बारे में बोलता है कि आपने कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, मतलब विद द लीस्ट इनपुट्स गिवन यू हैव अचीव द मैक्सिमम आउटपुट। एंड इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि भाई आपने जो भी काम किया है वो सही किया है कि नहीं, मतलब वेदर हैज़ इट बीन इफेक्टिव। देखो आप पढ़ाई करते हो, आपने सपोज 5 घंटे पढ़ाई की, आपके इफेक्टिव घंटे शायद 4 ही घंटे होंगे, बिकॉज वो 4 घंटे आपने इज्जत से दिल से पढ़ाई करके मेहनत की है। तो ये 3 चीज़ें जो है ये ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट अश्योर, ओके। आपका इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आपका ऑडिटर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चेक करता है कि आपने फिगर सब सही डाले कि नहीं, वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर चेक नहीं करता है। तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है कि देखो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि देखो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैं बस चेक करने आया हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने वाला हूँ। Above responsibility also includes selection and application of accounting policies and accounting estimates। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है मैनेजमेंट की, बट मैनेजमेंट को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्लीकेबल है, कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एप्लीकेबल है, उसको ये सब भी देखना पड़ेगा। दे हैव टू इंश्योर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबसे पहले एफएस बनाना है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन से एप्लीकेबल है, ये सब भी उन्हीं को देखना पड़ेगा। फिर क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या बोलता है, वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट जजमेंट, ऑडिट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये सब आपको बताना पड़ेगा ये सब हमने कैसे किया है। फिर एनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एनी फ्रॉड पर्टिकुलरली बाय सीनियर मैनेजमेंट, ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस बाय मैनेजमेंट। एंड लास्ट क्या, फ्यूचर इवेंट्स कॉजिंग एंटिटी टू सीज और कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर ऑडिटर को लगता है कि आगे कोई ऐसे फ्यूचर इवेंट्स है, कोई कुछ ऐसे पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंपनी बंद हो सकती है, तो ऑडिटर को वो मेंशन करना पड़ेगा कि देयर इज अ पॉसिबल कॉज, पॉसिबल केस कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहे। ठीक है, जल्दी से एक बार ऐसे रिवाइज करोगे, जल्दी से ऐसे रिवाइज करें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग ऑडिट। तो इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे, देखो मुझे याद है फर्स्ट एंड सेकंड तो प्रोफेशनल था क्योंकि ये मैंने गलती की थी। तो फर्स्ट वाला क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और सेकंड वाला है प्रोफेशनल जजमेंट। तो ये तो आपके प्रोफेशनल हो गए। फिर तीसरा आपका क्या पॉइंट था, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। फोर्थ पॉइंट था कि आपको जो भी एसेज है उसको आपको ऑडिट एज पर कंडक्ट करना पड़ेगा एज पर दी एसेज। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट है एथिकल रिक्वायरमेंट। फिफ्थ पॉइंट में हमने और 5 पॉइंट पढ़े थे, दैट इज योर इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड 5वां है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर। ठीक है, ये हमने कर लिया एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर। फिर हमने अलग क्या किया, अदर एक्सप्लेनेशन में स्कोप ऑफ ऑडिट था। स्कोप ऑफ ऑडिट में आपको बताना पड़ेगा कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एंड मेरी जो ओपिनियन है, जो ऑडिटर की ओपिनियन है, वो कुछ कुछ चीज़ें नहीं अश्योर करती है। दैट इज, एक तो आपकी फ्यूचर वायबिलिटी, एंड सेकंड है आपका इकोनॉमिक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशन। ये ऑडिट की ओपिनियन, ये ऑडिटर की ओपिनियन अश्योर नहीं। फिर आपका सेकंड इसमें क्या था, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो बोलते हैं कि भाई प्रिपरेशन तो देखो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ऑल्सो आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है एंड आपके जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि भाई कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। हम लोग बस चेक करने का काम है, वो हम एडवाइस नहीं करने वाले कि आपको इधर लगाना चाहिए, अगर आपने गलती की है तो ही हम बताएंगे। एंड
लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको ये सब पॉइंट्स में बताना पड़ेगा कि वेदर फाइनेंशियल, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं, इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट्स होने चाहिए। एंड आपका ऐसे 200 बहुत ही जल्दी से ख़त्म कर दिया। आप इसको जल्दी से रट लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, एंड आगे बढ़ो। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा।